Assalamu alaikum. This is Dr. Amna, and today I will discuss the Green Talk guideline for management of ovarian cyst in postmenopausal women. This is very important guideline. ये गाइडलाइन बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट मतलब इसकी मैनेजमेंट बहुत क्लियर कट है ओवेरियन सिस्ट की। ओवेरियन सिस्ट बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि कोई फंक्शनल सिस्ट हो सकती है, फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, या फिर बिनाइन सिस्ट हो सकती हैं, या फिर मैलिग्नेंट सिस्ट हो सकती हैं। अब ओवेरियन सिस्ट अगर एक फीमेल के अंदर है मौजूद, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर वो बिनाइन है तो मोस्टली कोई सिम्टम्स नहीं आते, जस्ट फुलनेस की फीलिंग हो सकती है। अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम है तो शायद उसको कोई सिम्टम्स भी ना आए। इंसिडेंटली आपने कोई गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई, वहाँ पे सिस्ट आ गई, या फिर नॉन गायनाकोलॉजिकल इश्यूज के लिए आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आपको पता लग गया कि ओवेरियन सिस्ट है। या फिर अगर वो बहुत बड़ी होगी तो वो प्रेशर सिम्टम्स दे सकती है। प्रेशर सिम्टम्स भी बस वो ये होता है कि आप उसको निकालेंगे तो प्रेशर सिम्टम्स सेटल हो जाएंगे। अगर प्रेशर सिम्टम नहीं है तो उसको पड़ी भी रहेगी तो क्या फर्क पड़ता है। असल में इशू ये है ओवेरियन सिस्ट का कि ओवेरियन कैंसर्स की प्रेजेंटेशन भी ऐसे होती है। ओवेरियन सिस्ट, हमें सिर्फ ये कंसर्न है कि क्या ये कैंसर तो नहीं है। इसलिए जब भी ओवेरियन सिस्ट की मैनेजमेंट होगी ना, हिस्ट्री हो या एग्जामिनेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, हमारा इसी पे एम्फोसाइज होगा कि क्या ये कैंसर नहीं है। अगर ये कैंसर नहीं है तो फिर हमारे पास मैनेजमेंट बहुत क्लियर है और बहुत सिंपल है। हम उसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, देर बाद कर सकते हैं। मैनेजमेंट वो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन हमें हर स्टेज पे ये रूल आउट करना है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। हिस्ट्री में भी हम उसके जो पॉइंट्स होंगे, हम हिस्ट्री में भी पूछेंगे कि वेट लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है आपकी, अर्ली सेटाइटी की, और रिड्यूस एपिटाइट, और या फिर ये कि कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर तो नहीं है। तो ये पॉइंट्स हमने हर हिस्ट्री में भी रूल आउट करने हैं। अगर ये पॉइंट्स आते हैं, आपको लगता है कि कैंसर है, तो आप उसको क्विक कैंसर पाथवे में ले जाते हैं, उसको ओवेरियन सिस्ट से निकाल के, सिंपल ओवेरियन सिस्ट से निकाल के आप उसको क्विक रेफरल में ले जाते हैं। या फिर अगर पेशेंट की असाइटीज आ जाती है, आपने एग्जामिनेशन ही किया अभी पेशेंट का, तो असाइटीज है और साथ में ओवेरियन सिस्ट है, तो आप इसको फॉरन कैंसर पाथवे में भेज देंगे। ये भी चांसेस हैं कि वो ओवेरियन सिस्ट जो है सिंपल ओवेरियन सिस्ट हो, जो कि प्रेशर इफेक्ट कॉज कर रही है और वो एसाइटिस कॉज कर रही है। कुछ बिनाइन सिस्ट भी होती हैं जो कि प्रेशर वो जो है एसाइटिस कॉज करती हैं, लेकिन हम उसको ज्यादातर चांसेस हैं कि वो मेलिग्नेंट होगी। अगर तो वो बिनाइन होगी तो इट्स ओके, हम उसको कैंसर पाथवे में भी रेफर कर दिया, वहां पे अर्ली इवेल्युएशन होगी उसकी, क्योंकि जो कैंसर पाथवे होता है वो क्विक पाथवे है। अदरवाइज उसको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी अपने टाइम से। तो हमने उसको कोई हर स्टेज पे, हमने ये हिस्ट्री पे हमने देखना है कि कैंसर का रिस्क तो नहीं है, कैंसर के पॉइंट रूल आउट करने हैं। हमने एग्जामिनेशन में कैंसर के पॉइंट रूल आउट करने हैं, इन्वेस्टिगेशन में हमने कैंसर के पॉइंट रूल आउट करने हैं। जब कैंसर की हमें फाइनल हो जाता है कि इसको कैंसर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इसकी बहुत सिंपल है ओवेरियन सिस्ट की इवेल्युएशन के लिए। इसकी बस 2 इन्वेस्टिगेशन, अगर सब कुछ रूटीन में, CA-125 और TVS। इसके अलावा हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कंडीशंस में हमें जरूरत पड़ती है, वो मैं मेंशन करूंगी अलग से, क्योंकि MRI और CT की हमें सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जरूरत पड़ती है। और ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। वो ये कहते हैं कि अगर पेशेंट का TVS आया और वो इनकंक्लूसिव है, मतलब आपको TVS पे पता नहीं लग रहा कि ये सिंपल सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, आपका इनकंक्लूसिव है, तो फिर आप MRI यूज करेंगे सिर्फ तब। और अगर आपको लगता है, MRI की सिर्फ यही इंडिकेशन है इसमें ओवेरियन सिस्ट की मैनेजमेंट में। MRI जो है वो TVS जितना ही उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी कंपेरेबल है, लेकिन MRI एक तो एक्सपेंसिव बहुत है। इसकी जैसे मैकेनिकल वाल्व्स रिप्लेसमेंट, मैकेनिकल वाल्व्स में शायद ये नहीं दे सकते, और कॉक्लियर इम्प्लांट में ये नहीं कर सकते। लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया होता है, वो इसको पसंद नहीं करते, बहुत हाई कॉस्ट है इसकी, इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम MRI एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाँ, अगर आपने TVS किया, आपको नहीं समझ आ रहा, आपने उसको कंसल्टेंट ने भी किया, उसको नहीं इनकंक्लूसिव है, तो फिर आप MRI करते हैं। CT स्कैन की सिर्फ तब इंडिकेशन है ओवेरियन सिस्ट की मैनेजमेंट में, आपने CA-125 किया, आपने TVS किया, आपने उसका रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स निकाल लिया, आपको लगा कि इसका RMI 200 से ऊपर है, तो उसको आपने, जब RMI 200 से ऊपर आता है ना, तो आपने
दो काम साइड बाय साइड करने हैं। एक तो आपने सीटी स्कैन उसका की अपॉइंटमेंट लेनी है और साथ में उसको रेफर कर देना है आपने एमडीटी में, क्योंकि सीटी स्कैन होगा और एमडीटी साथ ही उसकी डिस्कशन हो जाएगी कि ये जो पेशेंट है जिसका 200 से ज्यादा RM आया है, ये पेशेंट जो है इसकी हाई लाइकलीहुड ऑफ कैंसर है या लो लाइकलीहुड ऑफ कैंसर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। Incidence ovarian cysts are common in postmenopausal women. Incidence between 5% to 17%. Cystic lesion in the postmenopausal ovary should only be reported as ovarian cyst and considered significant if they are 1 centimeter or more in size. 1 centimeter से जो कम होगी cyst, वो उसको हम अव्वल तो वो कहते हैं उसको रिपीट ही ना, आप उसको रिपोर्ट ही ना करें। अगर वो रिपोर्ट करता है रेडियोलॉजिस्ट तो फिर बस वो देख ले कि कैसे रिपोर्ट करना है, अदरवाइज 1 सेंटीमीटर से कम की सिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी मैनेजमेंट जो है ना 1 सेंटीमीटर एंड अबव से है, 0.5 सेंटीमीटर की सिस्ट पे ये सब मैनेजमेंट नहीं होती। अच्छा, ये प्रेजेंट कैसे करेगी ओवेरियन सिस्ट पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, क्योंकि एक गाइडलाइन है वो है ओवेरियन सिस्ट मैनेजमेंट इन प्री मेनोपॉजल वुमेन, इंशाल्लाह मैं उसके बाद नेक्स्ट इसका करूंगी, तो उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट है और इसकी मैनेजमेंट डिफरेंट है। ओवेरियन सिस्ट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन कुड प्रेजेंट इन वन ऑफ 3 वेज। या फिर वो पेशेंट आएगी विद एक्यूट पेन के साथ आए, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी सिस्ट है, लार्ज सिस्ट थी, उसकी टॉर्जन या रप्चर हो गई है, तो उसमें आपने इमीडिएट इवैल्यूएशन करनी है, उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट होगी। Ovarian cysts identified during gynecological investigation, for example, postmenopausal bleeding, and some ovarian cysts are found incidentally in postmenopausal women undergoing investigation by other specialties for non-gynecological condition. For example, cross-sectional imaging of for general surgical and medical indications like गायनेकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान नॉन गायनेकोलॉजिकल के दरमियान या फिर एक्यूट पेन से रप्चर या टॉर्जन ऑफ द सिस्ट के साथ पेशेंट आएगी। अगर फर्ज करें पेशेंट की एक इंसिडेंटल फाइंडिंग आ गई है ओवेरियन सिस्ट की या somehow gynecological or non-gynecological की, now you will take the thorough history because she is postmenopausal। तो postmenopausal पहले हम postmenopause कहते किसको है, एक वो फीमेल जिसके पीरियड्स को 1 year गुजर चुका है और उसको कोई पीरियड्स नहीं आए, इसको postmenopausal कहेंगे। या फिर every woman who is above 50 years and has had hysterectomy, जिसकी भी hysterectomy हुई है और वो 50 years से ऊपर है, तो उसको हम postmenopausal ही कंसिडर करेंगे। A thorough medical history should be taken। मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री में आपने सारे ओवेरियन मैलिग्नेंसी के जो है रिस्क फैक्टर्स और ओवेरियन मैलिग्नेंसी के साइंस एक्सक्लूड करते जाना है। जहां पे भी मैलिग्नेंसी लगेगी उसको फिर क्विक पाथवे में भेज देना है। A thorough medical history should be taken from the woman with specific attention to risk factor and symptoms suggestive of ovarian malignancy and a family history of ovarian bowel or breast cancer। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन बावल एंड ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर्स कुछ जीन्स हैं जो कि फैमिली में रंग करती है, जैसे BRCA1 BRCA2 और इसके अलावा लिंच सिंड्रोम। ये दोनों जो फैमिलीज इसकी कैरियर हैं वो उनका नोन वो होती हैं, उनकी फैमिली में स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर, उसको जेनेटिक स्क्रीनिंग के प्रोग्राम में वो उसको प्रॉपर उनकी डॉक्यूमेंटेड होती हैं, उनकी मैनेजमेंट उसके हिसाब से होती है। किसी फ्यूचर किसी प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह मैं उसको भी डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ सिंपल ओवेरियन सिस्ट की मैनेजमेंट पे ही रहते हैं, जो कि कैंसर के पॉइंट्स हमने कैसे रूल आउट करने हैं। ओवेरियन कैंसर ऑफन प्रेजेंट विद वेग एब्डोमिनल सिम्टम। दिस इज ओवेरियन कैंसर जो है ना, इसकी ये बैड पॉइंट ये है कि ये आपको वेग सिम्टम देता है और ये जब तक आप डिटेक्ट करते हैं ये एडवांस हो चुका होता है। जो यूट्राइन कैंसर है वो बहुत अर्ली प्रेजेंट करता है, स्टेज 1 पे भी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में भी। वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया प्री मैलिग्नेंट है, उसको आप उसको देख लेते हैं कि ये विद एटीपी है, विदाउट एटीपी। विदाउट एटीपी में आपको पता है 40% कैंसर होगा, साथ में पड़ा होगा। और या फिर ये कि आपको ग्रेड 1 स्टेज 1 कार्सिनोमा भी आपको बड़ी इजीली डिटेक्ट हो जाता है। ओवेरियन कैंसर में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत वेग है। तो आप जब भी पेशेंट ऐसी हो, जैसे परसिस्टेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, आप उसे पूछेंगे फीलिंग फुल और लॉस ऑफ एपिटाइट, पेल्विक और एब्डोमिनल पेन, इंक्रीजिंग यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी। Significant family history of ovarian cancer is 2 or more cases of ovarian or breast cancer diagnosed at an early age in first degree relative। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अलग से स्टेशंस भी आते हैं आज पार्ट 3 में। इसकी जो है जो फैमिली हिस्ट्री, इसमें मैंने आपको कहा कि मोस्ट कॉमन BRCA1 BRCA2 और लिंच है।
इसके अलावा जो पेशेंट है, कुछ ऐसे पेशेंट है जो स्क्रीन नहीं होते। जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है ना, ओवेरियन कैंसर, ये अमूमन एपिथेलियल कैंसर होते हैं। हमें पता है कि ओवरी के 3 तरह के कैंसर होते हैं ना, जो एक जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, स्ट्रोम का वो सेक्स पॉट स्ट्रोमल ट्यूमर होते हैं, और एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं। जो ये अमूमन जो फैमिली में रन करते हैं ना, ये एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं। तो अगर किसी की फैमिली में, जैसे एक स्टेशन ऐसा है कि जिसमें एक मदर, एक फीमेल है, वो ये कहती है कि मुझे मुझे एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर है, तो मेरे बच्चों बेटियों में भी इसका रिस्क है या नहीं, तो उसको फिर फर्दर स्क्रीन करके उस पेशेंट को किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उस पेशेंट में हम स्पेसिफिक जीन ढूंढ सकते हैं कि इसमें लिंच है या नहीं, इसमें BRCA1 BRCA2 है या नहीं। तो वो हम उसमें फाइंड करते हैं। अगर वो पेशेंट ही उसकी कैरियर हो तो फिर उसके बच्चों बेटियों को हम स्क्रीन कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे एक फीमेल आई है, वो बहुत स्केयर्ड है, वो कहती है कि मेरी मदर को कैंसर था। तो फिर हम उससे पूछते हैं कि कौन सा टाइप का कैंसर है। अगर वो कहती है एपिथेलियल ट्यूमर है, तो देयर आर चांसेस कि वो लिंच या इसमें हो, BRCA1 में, BRCA2 में। लेकिन अगर वो सेक्स पॉट स्ट्रोमल ट्यूमर या जर्म सेल ट्यूमर है, तो वो उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। Woman is defined as being at high risk of ovarian cancer if she has first degree relative, mother, father, sister, brother, daughter or son affected by cancer. This is the definition of first degree relative. कि आपके बहन भाई पेरेंट्स ये सब होते हैं affected by cancer within a family. So जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर की, उनको आप जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए रेफर करते हैं। उनका रीजनल कैंसर जेनेटिक सर्विसेज हैं, तो आप इनको वहां रेफर करते हैं। तो उसकी हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री कब कहते हैं हम ऐसे तो नहीं कह सकती कि अगर मेरी एक कजन को ओवेरियन कैंसर है तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है। उसके लिए क्लियर कट क्राइटेरिया मौजूद है। वो है 2 और मोर इंडिविजुअल विद ओवेरियन कैंसर हु आर एट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ ईच अदर, यानी मेरी 2 कजन्स को है और वो आपस में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। 1 individual with ovarian cancer at any age or 1 with the breast cancer diagnosed under age 50 years who are first degree relative of each other। 2 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, एक को ओवेरियन कैंसर है और एक को यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर है। क्योंकि ये जो लिंच है ना, ये इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, इसमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी है, प्रोस्टेट भी है, ओवरी भी है, उसमें मल्टीपल कैंसर्स हैं। 1 relative with ovarian cancer at any age and 2 with breast cancer diagnosed under age 60 years। अगर 50 से कम होगा तो एक रिलेटिव काफी है, अगर 60 से कम है तो फिर दो रिलेटिव होने चाहिए, who are connected by first degree relationship। 3 or more family members with colon cancer, or 2 with colon cancer and 1 with stomach, ovarian, endometrial, urinary tract or small bowel cancer in 2 generations। One of these cancers must be diagnosed under age 50 years and the affected relative should be first degree relative of each other, and 1 individual with both breast and ovarian cancer। इन क्राइटेरियाज के अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, यानी वुमेन इज आल्सो कंसीडर्ड एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इफ शी इज अ नॉन कैरियर ऑफ रेलिवेंट कैंसर जीन म्यूटेशन। वो एक नॉन कैरियर है, उसकी फैमिली में रन कर रही है BRCA1 BRCA2 मिसमैच रिपेयर जीन्स, ये मिसमैच रिपेयर जीन लिंच सिंड्रोम में है। She is untested first degree relative of an individual with a relevant cancer gene mutation। she is a first degree relative, she is not tested yet। ऊपर में ये था कि वो टेस्टेड है खुद पे, अगर वो टेस्टेड नहीं है लेकिन उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कैंसर जीन म्यूटेशन ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। शी इज अनटेस्टेड सेकंड डिग्री रिलेटिव थ्रू एन अनअफेक्टेड मेल ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिलेटिव कैंसर जीन म्यूटेशन, यानी फादर साइड पे ये हैं सिम्टम्स हैं, और अब बीच में अनअफेक्टेड मैन है, और नाउ शी इज द अनटेस्टेड सेकंड डिग्री रिलेटिव। Where family history is significant, referral to regional cancer genetic services should be considered। Part 3 और Part 2 एग्जाम्स में अगर वो फैमिली हिस्ट्री मेंशन करते हैं तो वो ये भी सुनना चाहते हैं कि आप उसको रीजनल कैंसर जेनेटिक सर्विसेज में पेशेंट को भेजें एवेल्युएशन के लिए। सो हाई रिस्क पॉइंट्स क्या है कि जो ओवेरियन कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं, वो ये है कि कोई भी फीमेल जो कि 50 ईयर्स के बाद, आपको 50 ईयर्स ऑफ एज में एक वुमेन आती है और वो आके कहती है कि मुझे 12 मंथ से इरिटेबल बावल सिंड्रोम के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी रेयर कि जो इरिटेबल बावल है वो 50 ईयर्स के बाद प्रेजेंट करे। तो ये मैक्सिमम 40 तक 40 से पहले पहले जिसको सिम्टम्स होते हैं वो इससे पहले ही होते हैं। अगर 50 ईयर्स के बाद किसी औरत को पहली बार ही इरिटेबल बावल के सिम्टम आ रहे हैं तो वो ओवेरियन कैंसर को आप रूल आउट जरूर करें, क्योंकि इसके बड़े वेग सिम्टम है। हम पहले बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ओवेरियन कैंसर के बड़े वेग सिम्टम है, और ओवेरियन कैंसर जो है ये
इसी वेग सिम्टम्स की वजह से बहुत एडवांस स्टेज पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर कोई 50 ईयर से अबव आई है, उसको इरिटेबल बावल है, आप उसको एवेलुएट करेंगे। एंड दोज विद अ सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन, bowel or breast cancer. Postmenopausal women should be urgently referred to specialist services if physical examination identifies ascites or pelvic or abdominal mass. मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था कि हर ये हिस्ट्री पे आपको अगर इरिटेबल बावल आ गया 50 ईयर से ऊपर, आपने इसको कैंसर पाथवे में डाल देना है। अगर उसके एग्जामिनेशन पे आपको साइटिस या पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक और एब्डोमिनल मास, उसको आपने कैंसर पाथवे में जिस लेवल पे आपको लग रहा है ना कि इसको कैंसर पाथवे में डाल दे, क्योंकि वो क्विकर पाथवे है, हम नहीं चाहते कि मजीद एडवांस हो। और in postmenopausal women presenting with acute abdominal pain, diagnosis of an ovarian cyst accident should be considered, for example torsion, rupture and hemorrhage. ओवेरियन सिस्ट की मैनेजमेंट में सबसे पहले एक तो आपने कैंसर रूल आउट करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने किसी पेशेंट को मैनेज करना है तो उसको किस सेटिंग में भेजना है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शंस है ना। एक तो मतलब गायनोकोलॉजिकल सर्विसेज में, और कैंसर सेंटर, कैंसर यूनिट। कैंसर यूनिट जो है वो एक हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट है, कैंसर यूनिट। कैंसर सेंटर जो है वो एक डेजिग्नेटेड बिल्डिंग है और बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट अलग से है जो कि ओनली लुक फॉर द कैंसर पेशेंट। तो वो मोर ऑर्गेनाइज इन द कैंसर ट्रीटमेंट है। वहाँ पे सारे ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट, एवरी फैसिलिटी रिलेटेड टू कैंसर इज अवेलेबल। लेकिन जो कैंसर यूनिट है वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जो कैंसर के पेशेंट आ जाते हैं, और या फिर आपने उसकी सर्जरी की और उसको आपको पहले पता नहीं था कि इसको कैंसर हो सकता है, आपने देखा कि वो कैंसर है, तो इमीडिएटली वो फिर कैंसर यूनिट वाले उसको टेक अप करके फिर वो फाइनली वो कैंसर सेंटर में चली जाएगी। बेसिकली कैंसर सेंटर इज बेटर ऑप्शन फॉर दीज पेशेंट्स, बट वी डोंट वांट टू ओवरबर्डन कैंसर सेंटर एज वेल, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ भी फ्री नहीं होता, कोई ना कोई प्राइस कहीं ना कहीं पे हो रही होती है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हम कैंसर सेंटर वालों को ओवरबर्डन करें, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम कुछ कैंसर के पेशेंट जो हैं उनको हम नॉर्मल सेटिंग में भेज दें और जिसकी वजह से वो डिले हों और वो उनकी ट्रीटमेंट, उनका प्रोग्नोसिस वर्स हो। तो इसलिए ये बहुत जो ये स्क्रीनिंग पर्पज होते हैं और जो एलोकेशन है पेशेंट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन मोर देन मैनेजमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट मैनेजमेंट का स्टेप है कि आपने इसको किस सेटिंग में भेजना है। तो इस गाइडलाइन में इस बात पे बहुत एम्फसाइज हुआ है कि किस पेशेंट को आपने किधर भेजना है, क्योंकि आप ओवरबर्डन भी नहीं करना चाहते रिसोर्सेज को, और आप पेशेंट्स को भी, पेशेंट सेफ्टी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। हमने हिस्ट्री में जो पॉइंट्स थे वो हमने देख लिया। अब हम एग्जामिनेशन में देखते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हैज पुअर सेंसिटिविटी इन द डिटेक्शन ऑफ ओवेरियन masses, 15 to 51%. A full physical examination of the woman is essential, should include BMI, because increased BMI obviously cause all these gynecological issues. Abdominal examination to detect ascites and characterize any palpable mass, and vaginal examination. In the pelvic examination, shown limited ability to identify an adnexal mass, especially with increasing patient BMI more than 30. Postmenopausal women should be urgently referred to specialist services if physical examination identifies ascites and or pelvic or abdominal mass. इसको मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रही हूँ, गाइडलाइन में भी बार बार रिपीटेड है और क्योंकि ये एक अलग से भी एग्जाम क्वेश्चन है। अच्छा, ये मैंने समराइज करके इन्वेस्टिगेशंस लिख दी हैं कि इसमें जो ओनली नीडेड है वो CA 1 to 5 है, TBS है। ये दोनों करके आप RMI कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ evaluation of cyst, ovarian cyst. CT और MRI आर नॉट यूज फॉर रूटीन evaluation. ये मैंने आपको बता दिया। CT कब यूज होना है, जब आपको पता लग गया कि ये malignant cyst है और अब आपने इसको रेफर करना है MDT के लिए, उससे पहले आपने CT स्कैन करना है। MRI आपने कब करना है कि अगर आपका TVS इनकंक्लूसिव है तो फिर आप MRI करेंगे। अच्छा, अभी जो बाकी की सारी गाइडलाइन है ना, ये इन्हीं को प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रही है और उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे कि CA 1 to 5 के अलावा कोई और मार्कर का नाम लिखेंगे कि क्या ये रिलायबल है। RMI के साथ वो आयोटा क्लासिफिकेशन का पूछेंगे कि क्या वो पोस्ट मिनोपॉजल में बेहतर है या प्री मिनोपॉजल में। पोस्ट मिनोपॉजल में RMI इज बेस्ट, आयोटा इज आल्सो वेरी गुड, बट उसमें अभी रिसर्च हो रही है, उसका डाटा अभी पूरी अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है। और दूसरा ये कि आयोटा में स्पेशल रेडियोलॉजिस्ट को एक स्पेशल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है जो कि हर सेंटर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आयोटा को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जो RMI है इसको हम कर सकते हैं जनरलाइज। RMI जो है ये हम
प्री मेनोपॉजल में रिलायबल नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको भी बताऊंगी कि CA 1 to 5 जो है ये पोस्ट मेनोपॉजल में जब हाई होता है ना, तो ये मेलिग्नेंसी की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें CA 1 to 5 रेज होता है, जो कि प्री मेनोपॉजल में वो कॉमन है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो वो इस वजह से CA 1 to 5 जो है प्री मेनोपॉजल एज में अनरिलायबल हो जाता है। तो इसलिए हम उसको प्री मेनोपॉजल सिस्ट को हम आयोटा से वैल्यूएशन करें, दैट्स बेटर एज कम्पेयर टू RMI। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल में हम RMI ही यूज करेंगे। तो अब मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन बता दी, बिस क्या कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी स्लाइड्स है, मेजोरिटी हाफ ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं वो इन्हीं की एक्सप्लेनेशन हैं। उसी में क्वेश्चंस बनेंगे पार्ट 2 के भी, पार्ट 3 के भी। CA 1 to 5 should be the only serum tumor markers used for primary evaluation, as it allows the RMI of ovarian cyst in postmenopausal women to be calculated. CA 125 levels should not be used in isolation to determine if a cyst is malignant. So CA 1 to 5 को individually हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको CA 1 to 5 को क्योंकि इसकी और भी बहुत सी कंडीशन है जिसमें CA 1 to 5 रेज होता है, हम इसको RMI में ही इसको करेंगे इनकॉर्पोरेट, और फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे। हम बेसिकली RMI की बेस पे हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। व्हेन यूज्ड अलोन अ वेरी हाई वैल्यू में असिस्ट इन रीचिंग द डायग्नोसिस। अगर बहुत हाई आई है तो मे बी आप डायग्नोसिस, आप मेलिग्नेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू डज नॉट एक्सक्लूड ओवेरियन कैंसर ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक नेचर ऑफ द टेस्ट। It's raised in over 80% of epithelial ovarian cancer, but not in most primary mucinous ovarian cancers. Epithelial ovarian cancer में हमें पता है सीरस होते हैं और म्यूसिनस होते हैं, तो ये मेजॉरिटी सीरस होते हैं, तो ये सीरस में रेज होती है, लेकिन ये म्यूसिनस में नहीं होती। अब ये वो पॉइंट है जो मैं आपको कह रही थी, जिसकी वजह से प्री मेलिग्नेंट में भी, उसमें सॉरी प्री मेनोपॉजल में CA 1 to 5 बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। उसमें कुछ और कंडीशन है, नॉन मेलिग्नेंट कंडीशन, जो कि CA 1 to 5 लेवल को अफेक्ट करती है। CA 1 to 5 का लेवल इंक्रीज कब हो सकता है? जब पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, फाइब्रॉइड हो, एक्यूट इवेंट्स इन बिनाइन सिस्ट, फॉर एग्जांपल टॉर्जन और हेमरेज, एंडोमेट्रियोसिस में हाई वैल्यू आर रिपोर्टेड इन कॉकेशियन कंपेयर्ड विद अफ्रीकन और एशियन वुमेन, एंड इट्स लेवल कैन बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ कैफीन इनटेक, हिस्टेरेक्टमी एंड स्मोकिंग। अदर नॉन मेलिग्नेंट कंडीशंस जो कि नॉन गायनेकोलॉजिकल हैं, दैट कॉज कोई भी ऐसी नॉन गायनेकोलॉजिकल कंडीशन जो कि पेरिटोनियल इरिटेशन करती है ना, उसमें CA 1 to 5 रेज होता है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, सिरोसिस, असाइटिस, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, पेरिटोनाइटिस, प्लूराइटिस, जहां पे भी पेरिटोनियम इरिटेट हो रही है। अदर प्राइमरी ट्यूमर्स दैट मेटास्टेसाइज टू पेरिटोनियम, ब्रेस्ट, पैंक्रियाज, लंग एंड कोलन कैंसर कैन आल्सो कॉज एन एलिवेटेड CA 1 to 5। इट मींस जो भी कंडीशन पेरिटोनियल इरिटेशन कर रही है उसमें CA 1 to 5 रेज होगा। अब वो डिस्कस करेंगे दूसरे ट्यूमर मार्कर, ये गाइडलाइन में वो भी डिस्कस हुए हैं, लेकिन इन सब के ऊपर डाटा अवेलेबल नहीं है। कुछ नई इनके ऊपर स्टडीज हो रही हैं, कुछ नए मार्कर्स ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनमें से कोई भी जो है ना रूटीन क्लिनिकल यूज में नहीं, अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है। So there is currently not enough evidence to support the routine clinical use of other tumor markers such as human epididymis protein 4, carcinoembryonic antigen CEA, and cancer antigen CA72-4, and cancer antigen 19-9, alpha fetoprotein lactate dehydrogenase, and beta HCG to assess the risk of malignancy in a postmenopausal ovarian cyst. अब ये जो ट्यूमर मार्कर है ना, ये पोस्ट मेनोपॉजल में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप प्री मेनोपॉजल की हम गाइडलाइन डिस्कस करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हम अल्फा फिटोप्रोटीन भी करा रहे हैं, हम बीटा HCG भी करा रहे हैं। LDH जो है, ये अमेरिकन गाइडलाइंस कहती हैं कि LDH भी शामिल करें बीच में। फिलहाल RCUG कह रहा है कि अल्फा फिटोप्रोटीन और बीटा HCG जरूर करवाने हैं। LDH की भी अपनी कुछ गाइडलाइंस, मतलब दूसरे कंट्रीज की गाइडलाइंस कहती हैं कि LDH भी होना चाहिए, बट नॉट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। सो टेस्ट में आपने ट्यूमर मार्कर में CA 1 to 5 आपने सिर्फ अप्रूव किया है। इमेजिंग में ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड TVS जो है, ये सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इवैल्यूएटिंग ओवेरियन सिस्ट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कब यूज करते हैं? इसको आइसोलेशन में यूज नहीं कर सकते। अगर आपकी सिस्ट इतनी बड़ी है TVS से बाहर जा रही है, एब्डोमेन में आ रही है, तो देन यू विल यूज बोथ TVS एंड ट्रांस एब्डोमिनल। But transabdominal alone cannot be used. TVS alone can be reliable. It should be used, transabdominal ultrasound should be used to provide supplementary information to transvaginal ultrasound, particularly when ovarian cyst is large or beyond the field of
view of transvaginal ultrasound. On transvaginal scanning, the morphological description and subjective assessment of ultrasound features should be clearly documented to allow calculation of the risk malignancy. अब अल्ट्रासाउंड पे हमने क्या चीजें देखनी है, ये मैं आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें होंगी जिसकी वजह से हम RMI कैलकुलेट करेंगे. Transvaginal ultrasound scan should be performed using multi-frequency probes by trained clinician with expertise in gynecological imaging. So TVS findings जो है ना, हमने इसमें कुछ फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें सिंपल सिस्ट की तरफ पॉइंट करती हैं, कुछ हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट की तरफ पॉइंट करती हैं. सिंपल सिस्ट इज एसोसिएटेड विद 5 फीचर्स: राउंड और ओवल शेप, thin or imperceptible wall, posterior acoustic enhancement, anechoic fluid, absence of septations or nodules. Next point is this: the ultrasound identification of a simple cyst establishes a benign process in 95 to 99% of postmenopausal women. So ultrasound is very important. TVS में अगर आपको benign features आ रहे हैं तो 95 to 99% यही है कि वहाँ पे benign वो cyst है. Ovarian cyst is defined as complex in the presence of one or more features. एक भी feature आ गया है इनमें से तो वो complex है. Complete septation, that is multilocular cyst, solid nodules, papillary projections, worrying features associated with an increased incidence of malignancy. ये सारे worrying features हैं. इनमें से एक भी positive आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट की तरफ चली जाएगी. अब मैलिग्नेंट है या नहीं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वो कह रहे हैं कि अगर वरिंग फीचर जो हैं आ गए हैं तो ये वाले तो 8% ऑफ मल्टीलोक्यूलर एंड 36 to 39% फॉर लीन विद सॉलिड एलिमेंट्स. तो इसमें अगर मल्टीलोक्यूलर सिस्ट है तो 8% चांसेस है कि वो मैलिग्नेंट होगी, और अगर सॉलिड एलिमेंट्स है तो 36 to 39% जो है वो इसका मतलब है कि मैलिग्नेंट है. लेकिन ये भी गाइडलाइन में मेंशन है कि कोई सिंगल फीचर को हम क्राइटेरिया नहीं बना सकते. जैसे अभी मैंने कहा है कि सॉलिड नोड्यूल्स हो तो सॉलिड एलिमेंट है तो 36 to 39% है, लेकिन हम इसको अलग से नहीं इंटरप्रेट करेंगे, हम इसको RMI में डाल के ही करेंगे. So TVS findings at Nixel cyst 5 centimeter or smaller in postmenopausal women are rarely malignant. The next point is also in the questions of the MRCUG part 2. कि वो ये पूछते हैं कि अगर in 2-year follow-up study of asymptomatic postmenopausal women with simple cyst smaller than 5 centimeter, 5 centimeter से छोटी cyst होगी तो these cysts were shown to disappear. 53% केसेस में ये डिसअपियर हो जाएगी. स्टैटिक होगी 28% में, ये स्टैटिक रहेगी, मतलब ये ना डिसअपियर हो रही है ना बड़ी हो रही है. एनलार्ज होगी 11% में, डिक्रीज होगी 33% में, और फ्लक्चुएट इन साइज 6% में. सो ओनली इन 11% ये एनलार्ज होगी, लेकिन एनलार्ज का मतलब ये भी नहीं है कि वो कैंसर में हो जाएगी. So postmenopausal ovarian cysts with a solid component include benign ovarian tumors such as some teratomas, cystadenomas, cystadenofibromas. ये सारे benign हैं जिनमें solid component होते हैं, इसलिए हम solid component को हमने 36% तो कह दिया था, लेकिन बहुत से benign ovarian cyst भी हैं जिनमें ये solid component होते हैं. और malignant ovarian tumors जो हैं उसमें primary और metastatic और atorted ovary, तो ये भी इसमें भी हो सकते हैं solid component. It is important to note that no single ultrasound finding differentiates categorically between benign and malignant ovarian masses.